हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जी हाँ, जीएसटी यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर, जो 1 जुलाई से ऑलरेडी लागू हो चुका है। और बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास कि मैम प्लीज़ जीएसटी को एक्सप्लेन कीजिए। दोस्तों, मैं सीधे सीधे सपाट शब्दों में आपको एक बात बता दूं, जीएसटी जहाँ एक तरफ हमें बहुत सारी बेनिफिट देगी, वहीं एक तरफ कुछ चीज़ों में हमें नुकसान हो भी सकता है दोस्तों। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था हमारे कंट्री में, क्योंकि जितने लेवल पे, अलग अलग लेवल पे कई तरह के टैक्स हमें पे करने पड़ते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, लग्जरी टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस हम अलग अलग लेवल्स पे देते थे दोस्तों। और आज अब वो 20 तरह के हम कम से कम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे, जो अब जीएसटी के जरिए हमारे देश में सिर्फ एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए जितने भी 20 तरह के जो टैक्स थे, वो अप्रत्यक्ष जो हिडन चार्जेस हमारे देने पड़ते थे हमें, वो सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। बहुत तरह के टैक्स हम पे करते थे और हमें शायद इसका ज्ञान भी नहीं था। और अभी जीएसटी आने के बाद जो देख रही हूँ, चारों तरफ हंगामा हो रहा है। लोग बिना जाने बिना समझे सिर्फ उछल कूद मचा रहे हैं कि ये ऐसा है, ये बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। पहले समझें दोस्तों, हर चीज़ में जीएसटी बिल आने से सभी तरह के सामानों पर एक तरह का टैक्स लगेगा। अभी किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य में अलग अलग तरीके के अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, फिर स्टेट सेल्स टैक्स, जैसे वैट टैक्स, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश में जो टैक्स की मौजूदा स्थिति है, ये है कि हमें सामान खरीदने पर कम से कम 30 से 35% टैक्स देना पड़ता था। कुछ ज़रूरी चीज़ों पर तो हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 50% तक टैक्स पे करते थे। जीएसटी लग जाने से ये फ़ायदा होगा कि वन टाइम टैक्स हो जाएगा, वो भी 18%, जिसमें कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा ही नहीं दोस्तों। जीएसटी बिल के आने से टैक्स का ढांचा बिल्कुल सरल हो जाने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों का पैसा और समय दोनों बचेगा। और इतना इजी सिस्टम रहेगा दोस्तों, आप खुद से ऑनलाइन जाके रजिस्टर करके खुद से आप टैक्स पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंडिया में जीएसटी लागू हो गया तो जीडीपी 1 से 2% तक बढ़ सकती है हमारी कंट्री की दोस्तों। हम जो अभी चाइना को आराम से पछाड़ सकते हैं, अगर हम देखेंगे कि ये जीएसटी कैसे कंपटीशन देता है, जो गुड्स हैं उनके जो चार्जेस कम हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी भी क्या क्या चीज़ों में हमें टैक्स बिल्कुल पे नहीं करना है और किस किस चीज़ों में बहुत कम पड़ेगा हमको टैक्सेस। थोड़े कुछ चीज़ों में हमें शायद हो सकता है महंगाई देखनी पड़े, जैसे कि ज्वेलरी पर अभी 3% ड्यूटी है और रेडीमेड गारमेंट्स पर 4 से 5% वैट लगता है, स्टेट वैट लगता है। लेकिन 18% जीएसटी टैक्स लगने के बाद थोड़े गहने और कपड़े महंगे हो सकते हैं, और बिल लागू होने के बाद डिस्काउंट भी महंगा हो जाएगा। अभी क्या होता है, जब हम डिस्काउंट पे करते हैं तो बाकी जो बची हुई कीमत होती है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको एमआरपी पे टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह कई सारी सेवाएं महंगी हो सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 15% लगता था, अब आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 3% आपको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। आप घर खरीदेंगे तो उस पर भी आपको सर्विस टैक्स और वैट दोनों चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब आपको जीएसटी लागू होने पर सिर्फ एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि घर खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी अलग अलग राज्यों में वैट की दर अलग अलग है और आपको सर्विस टैक्स भी चुकाना पड़ता है, लेकिन जीएसटी लागू होने से आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा। माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन जैसे जो भी घरेलू उपकरण हैं, उनको खरीदने पर आपको 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट देना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी आने से आपको सिर्फ 18% टैक्स देने से ये सामान आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे। दोस्तों, जीएसटी के ज़रिए हमारे देश में एक सिंगल टैक्स की व्यवस्था चालू हो जाएगी, और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए जितने भी तरह के फालतू टैक्स हैं
वो सब हमारी लाइफ से दूर हो जाएंगे। एक तो जीएसटी होगा जिसमें आपको नॉर्मल सेंट्रल लेवल पे लगेगा। दूसरा टैक्स होगा एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य सरकार वसूलेगी। तीसरा होगा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2 राज्यों के बीच में होने वाले कारोबार पर लगेगा और इसको दोनों राज्यों के बराबर इन अनुपात में बांट दिया जाएगा। दोस्तों, देश भर में माल ढुलाई करीब 20% तक सस्ती हो जाएगी, जिससे महंगाई बहुत बहुत घट जाएगी। जो अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे करीब अलग अलग तरह के 18 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने से इंडस्ट्रीज़ का वक्त और पैसा दोनों बचने वाला है। 3 तरह के टैक्स शामिल होंगे इंडस्ट्रीज़ में जीएसटी में। एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बाकी दोनों में मैंने आपको बताया एसजीएसटी और आईजीएसटी यानी स्टेट और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, अभी अलग आप एक सामान पर अलग अलग 30 से 35% तक टैक्स चुकाते हैं। जीएसटी की वजह से सिर्फ 18% देना है और पूरे देश में सभी सामान एक दाम पर मिलेंगे। एक देश एक टैक्स की नीति लागू होने पर आपको किसी भी सामान के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत अब नहीं चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसपे पैन नंबर आप अपना डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को यूज़ करके आप एक बार में ही टैक्स की आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। कई वस्तुएं हैं जिन पर अभी काफ़ी कम टैक्स लगता है। जीएसटी से इन वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स थोड़ा बढ़ ज़रूर जाएगा। हर लेन देन की ऑनलाइन एंट्री होगी, इसलिए तमाम कारोबारी बिक्री कम दिखाकर जो टैक्स की चोरी करते हैं वो सब मारे जाने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी बिल को लोकसभा में 6 मई 2015 को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को बहुत सारे संशोधन करने पड़े। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको फटाफट बता दूं आपको क्या क्या चीज़ों पर टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। जिस पे 0% टैक्स है वो है ताज़ा दूध, अनाज, ताज़ा फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कॉन्डोम्स, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, किताबें, जलाने के लिए लकड़ियाँ और चूड़ियाँ। दोस्तों, 5% टैक्स भी लगेगा कुछ चीज़ों पे, वो है चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, कोयला, 400 रुपया प्रति टन लेवी के साथ, केरोसिन, घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स और नकली किडनी, हैंडपंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रित धातुएं, तांबे के बर्तन और झाड़ू। दोस्तों, अब कुछ चीज़ हैं उन पर भी लगेगा टैक्स, वो है ड्राई फ्रूट्स, घी और मक्खन, नमकीन, मांस, मछली, दूध से बने हुए ड्रिंक्स, फ्रोजन मीट, बायोगैस, मोमबत्ती, एनेस्थेटिक्स, अगरबत्तियाँ, दंत मंजन पाउडर, चश्मे के लेंसेज, बच्चों की ड्राइंग बुक्स, कैलेंडर्स, एलपीजी स्टोव, नट बोल्ट, पेंच इत्यादि, ट्रैक्टर, साइकिल, एलईडी लाइट्स, खेल कूद का सामान और आर्ट वर्क पर। दोस्तों, इस 18% टैक्स जिस पे लगने वाले हैं वो है रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर, मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स, चॉकलेट, कोको बटर, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार की पेंट्स, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, टेम्पर्ड ग्लास, रेजर, डिश वॉशिंग मशीन, मैनिक्योर पेडिक्योर सेट, पियानो एंड रिवॉल्वर। तो दोस्तों, ये तो हुई यहाँ तक क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली है, क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरी है ठीक से समझना कि जीएसटी आखिर है क्या। वस्तु एवं सेवा कर है ये तो हमें पता चल चुका, लेकिन इससे बहुस्तरीय शब्द है, मतलब इस छोटे से वर्ड की बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स हैं। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरती है। पहला चरण क्या होता है? कच्चे माल को खरीदना। दूसरा चरण क्या होता है? उत्पादन या निर्माण करना। फिर होता है सामग्री को भंडार में या वेयर हाउस में डालने की व्यवस्था होती है। इसके बाद कोई भी चीज़ रिटेलर तक या फुटकर विक्रेता के पास जाती है।
अंतिम चरण में रिटेलर से हम उपभोक्ता इसको खरीदते हैं। इतना तो हम सबको पता है। अब हम अगर मैं आपको जो नीचे आप फोटो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, उसको आप विवरण में देखें तो आप दिख रहा होगा आपको कच्चे माल का खरीद, उत्पादन, वेयरहाउस, रिटेलर की बिक्री और फिर उपभोक्ता। इन चरणों में जो जीएसटी लगाया जाएगा और ये एक बहुस्तरीय टैक्स होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको वैल्यू एडिशन के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों ये पार्ट जीएसटी का वही लोग देखें जो रियल में इसको समझना चाहते हैं। और मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है। आज मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा दे रही हूँ कि जीएसटी है क्या। मैंने मीटिंग में जो समझा वो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। एक मान लीजिए कि एक कोई भी प्रोड्यूसर है, वो एक शर्ट को बनाना चाहता है, मैन्युफैक्चरर। इसके लिए उसको एक धागा खरीदना होगा। ये धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक शर्ट में बुना जाता है तो धागे का कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसे वेयर हाउसिंग एजेंट को बेचता है, प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है, तो इसका मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है। इसके बाद वेयरहाउस उसको क्या करता है, रिटेलर को बेचता है। तो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकिंग करता है और शर्ट के जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको पैकिंग में या उसको जो भी डिस्क्रिप्शन में या उसकी एडवर्टीजमेंट में वो अपनी निवेश करता है। इस तरह से वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जोड़ करके मूल्य और बढ़ जाता है। इस तरह से क्या होता है, हर चरण में मौद्रिक मूल्य जुड़ता चला जाता है जो मूल रूप से कॉस्ट को बढ़ाता जाता है। अब जो ये टोटल कॉस्ट आया इस पे जीएसटी लगाया जाएगा। परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, वो है गंतव्य आधारित। उसका मतलब क्या होता है, पूरे जो भी श्रृंखला होती है इसके दौरान जो भी लेन देन होता है उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। इससे पहले जब आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चर करते थे तो सेंट्रल में उसके मैन्युफैक्चरिंग पर उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अगले चरण में जब आइटम बेचा जाता था तो उसको राज्य उस पर जो भी स्टेट होता था वो उस पर वैट जोड़ता था। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होता था। तो पहले जो टैक्स लेवी का रूप था वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसा होता था। कच्चे माल की खरीद, फिर उत्पादन, फिर वेयर हाउसिंग, फिर रिटेलर, फिर अंतिम उपभोक्ता। और हर बार हर लेवल पे आपको एक वैट या टैक्स देना पड़ रहा था। अब बिक्री के हर स्तर पर क्या होगा, जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरी जो निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में लेट सपोज हो रही है या गुजरात में हो रही है और अंत में जाके वो बेंगलोर में बिक्री हो रही है। तो चूंकि जीएसटी की खपत के समय लगाया जाता था, इसलिए अगर हमने गुजरात लिया है तो गुजरात राज्य को जो उत्पादन और वेयर हाउसिंग के चरणों में जो टैक्स मिला, ये अब उत्पाद गुजरात से बाहर हो जाता है। यानी कि अब आपको बेंगलोर में जाकर के जब वो अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचेगा तो आपको गुजरात का टैक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बेंगलोर में अंतिम बिक्री पर बेंगलोर को टैक्स मिलेगा, ये गंतव्य आधारित, यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाकर के आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको 10 जगह जो अलग अलग आप टैक्स पे कर रहे थे वो अब आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। सीधे साधे शब्द में बता रही हूँ दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये। अब हम जीएसटी तो समझ गए, अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट टैक्स संरचना है वो अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रही है। भारत में जो भी भारत की संरचना है वो 2 वर्गों में विभाजित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो भी टैक्स हम पे कर रहे, एक हिडन टैक्सेस होते थे और एक सामने जो दिखता था। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्स जो हम बोलते हैं उसकी देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण है इनकम टैक्स, जहां आप इनकम अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पे वैट देता है तो वो अपने ग्राहक को देता है, इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। समझे ये बात आप? मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत की भुगतान करता है, जो भी हम कस्टमर होते हैं दुकान पे जाते हैं
क्या होता है, बिल में हमेशा हमारे को एक वैट जोड़ करके अलग से टैक्सेस बोलते हैं, ये वैट आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, वैट भी हम ही पे करते हैं। इसलिए जब कोई भी आइटम हम खरीदते हैं तो उस पर बहुत अधिक खर्च हो जाता है हमारा। ये क्यों होता है, क्योंकि दुकानदार को जब वो आइटम थोक व्यापारी से खरीदना होता है तो उस कर को उसको भुगतान करना पड़ा था। वो राशि वसूल करने के साथ ही सरकार को किए गए वैट की भरपाई के लिए अपने ग्राहक को देयता को दे देता है, जिसके कारण हमें कस्टमर को एक्स्ट्रा राशि का भुगतान करना पड़ता है। लेन देन के दौरान क्या होता है, दुकानदार के लिए अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है उसका रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए वो अपने कस्टमर से वसूलने का रास्ता निकालता है। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों जीएसटी काम कैसे करेगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ना हो, यानी कि सख्त निर्देश ना हो, प्रावधान ना हो, तो इसके बिना एक देशव्यापी कर, पूरा देश में सिंगल टैक्स, दोस्तों कितनी बड़ी बात है, वन टैक्स आई है हमारे इंडिया में, वो हम अगर सारे लोग यूनाइटेड होकर के इस चीज़ को नहीं अगर पे करेंगे या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने इस नए कर व्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें क्या होगा, राज्य के भीतर की बिक्री जो होगी उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। पुराने क्या क्या लेते थे, वैट लगता था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था, सेवा कर लगता था। राजस्व और केंद्र राज्य के बीच साझा हो जाएगा। अब दूसरे राज्य की बिक्री जब करते थे तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगी, जबकि पहले क्या क्या लगता था, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर। इससे क्या होगा, अंतर राज्य जो बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर होगा। इसका एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ आपको। जैसे कि आप समझ लीजिए गुजरात में एक व्यापारी है, उसने 10,000 रुपये में उस राज्य के उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है, जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर लगेगी। ऐसे मामलों में डीलर क्या करेगा, 1800 रुपया जमा करेगा। अब इस राशि में 900 रुपया केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपया गुजरात सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में सिर्फ 1800 रुपया चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं जीएसटी कैसे भारत और आम आदमी की मदद करेगा। इसको समझने के लिए पहले हम ये समझ लें कि जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्या वो क्रेडिट होता है कि जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए जो इनपुट पर दिया गया टैक्स है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद सारी जो बची हुई राशि होती है वो सरकार को जमा करनी होगी। आप बोले तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देके आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एक शर्ट निर्माता कच्चा माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। लेट्स सपोज यदि करों की दर 10% पर निर्धारित की गई है और इसमें से कोई लाभ या नुकसान नहीं है तो उसे टैक्स के रूप में 10 रुपये का भुगतान करना होगा। तो शर्ट की अंतिम लागत क्या हो जाएगी, 100 प्लस 10, फिर भी 100 रुपये हो जाएगी। अगले चरण में थोक व्यापारी क्या करेगा, 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदेगा और उस पर लेबल जोड़ेगा। अब वो लेबल जोड़ रहा है तो वो मूल्य जोड़ रहा है, इसलिए उसकी लागत 40 रुपये बढ़ जाती है। इसके ऊपर उसको 10% का भुगतान करना पड़ता है। तो अंतिम लागत क्या हो जाती है, 110 प्लस 40 यानी 150 प्लस 10% टैक्स यानी कि 165 रुपये। दोस्तों, अब फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है, क्योंकि हर कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है। जब वह ऐसा करते तो फिर से जो भी कॉस्ट है वो जोड़ रहा है। इस बार मान ले कि उसका जो कॉस्ट है वो 30 रुपये ज़्यादा है। अब जब वो शर्ट को बेचता है तो इसका मूल्य जो है, जो कॉस्ट है, उसकी अंतिम लागत और वैट जिसको सरकार को देना होगा वो जोड़ता है।
इसके साथ ही उसको सरकार को जो दिया होता है वैट वो जोड़ना होता है। तो शर्ट की लागत कितनी हो जाती है? 214 रुपये 50 पैसे। इसका एक ब्रेकअप मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ग्राहक एक शर्ट के लिए 214 रुपये 50 पैसे का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से सिर्फ 170 रुपये थी, यानी 110 प्लस 40 प्लस 30 रुपये थी। ऐसा होने के लिए कर दायित्व पर हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया था। लास्ट जो भुगतान था, जो भोगने वाला था, वो कौन था? वो कस्टमर था। इससे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है, जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान आदमी को करना पड़ रहा था। दोस्तों जीएसटी में इनपुट प्राप्त करने में भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का सिर्फ एक तरीका है। इसमें वो व्यक्ति ने जितना टैक्स चुकाया है वो अपने करों को जमा करते समय इस कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है। जैसे कि जब थोक व्यापारी निर्माता से खरीदता है तो वो अपनी लागत मूल्य पर 10% टैक्स देता है, क्योंकि उसके पास देयता दे दी गई है। फिर वो 100 रुपये की लागत कीमत पर 40 रुपये का मूल्य जोड़कर उसकी लागत 140 रुपये हो जाती है और इस कीमत का 10% सरकार को कर के रूप में आपको देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए उसने पहले ही इस बार वो क्या करेगा? सरकार को टैक्स के रूप में 140% के 10% यानी कि 14 रुपये का भुगतान करने के बजाय वो पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है। इसलिए अब उसकी देनदारी 14 रुपये की नई देनदारी से वो 10 रुपये की कटौती करता है और सरकार को सिर्फ 4 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। इससे 10 रुपया इसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों जब वो सरकार को 4 रुपये भुगतान करेगा तो रिटेलर को अपनी देयता दे सकता है। इसके बाद फुटकर विक्रेता उसे शर्ट खरीदने के लिए सिर्फ 140 प्लस 14 रुपये यानी कि 154 रुपये का भुगतान करेगा। अगले चरण में रिटेलर अगर चाहे तो 30 रुपये का मूल्य उसकी लागत कीमत में जोड़ देता है और सरकार को उस पर 10% टैक्स का भुगतान करेगा। तो जब वो मूल्य जोड़ेगा तो कितना आएगा उसका? 170 रुपये। अब अगर उस पर 10% फिर टैक्स देना पड़ता है तो क्या होगा? ग्राहक को पे करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहक के पास क्या है? आपने पिछले बारे में मैंने आपको बताया इनपुट क्रेडिट है 10 रुपये की। उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये भुगतान किया था, इसलिए अब वो अपना जो भी टैक्स का जो भी उसके ऊपर प्रेशर है वो सिर्फ 170% इक्वल्स टू 170 रुपया यानी 17 रुपये में से 14 रुपये कम हो जाएंगे। जो हमने पिछले 14 रुपये जमा किए थे वो 14 रुपये कम हो जाएंगे और सरकार को सिर्फ 3 रुपये उसको जमा करना पड़ता है। इसलिए अब वो ग्राहक को ये शर्ट 187 रुपये में बेच सकता है। दोस्तों अंत में हर बार जब भी कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेगा उसके लिए बिक्री मूल्य कम होती जाएगी और इसके उत्पाद पर कम करके दायित्व के कारण लागत मूल्य भी कम हो जाएगी। तो शर्ट का जो फाइनल कॉस्ट है वो पहले क्या आ रहा था? 214 रुपये 50 पैसे और अभी इतना कम हो जाएगा कि वो आपको मिलेगी 187 रुपये पे। इस तरह से जो अंतिम ग्राहक है यानी हमारे जैसे जो कस्टमर हैं उन पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। दोस्तों अनिवार्य रूप से माल और सेवा कर में दो तरफा लाभ होने वाला है हम सभी को। पहले ये जो भी टैक्स लगते थे ये व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा इनपुट पर जो क्रेडिट की अनुमति मिली है इसके कारण जो टैक्स का बोझ होगा वो और कम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि कीमतें कम ही होंगी, बढ़ेंगी नहीं। तो दोस्तों आप ये जान लें कि आपके ऊपर जीएसटी लागू होता है कि नहीं लागू होता है। जो व्यवसाय में शामिल है, व्यापार वाणिज्य निर्माण पेशे व्यवसाय या किसी भी अन्य समान कार्यवाही में है, इसकी प्रसार और प्रायिकता के बावजूद इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, उन सब को अलग जीएसटी दर होगी। आपको मैंने बताया है कौन कौन से लोग किन किन व्यक्तियों पर लागू होगी। HUF पे, कंपनी पे, फर्म पे, LLP पे, AOP पे, सहकारी सोसाइटीज़ पे, सोसाइटी ट्रस्ट आदि पे। हालांकि जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी।
कृषि में आपको फूलों की खेती पर, बागवानी पर, रेशम उत्पादन पर, फसलों पर, घास पर, बगीचे के उत्पादन पर, डेयरी फार्मिंग, दूध का व्यापार, मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन, फल या संगमरमर या पौधों के पालन में नहीं लगेगा टैक्स। जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता आपको इसके लिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों, पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा और करदाता राज्य में अपने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के लिए अलग अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, आपको मैं बता दूं कैसे करना है पंजीकरण। वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए पंजीकरण बहुत ही आसान है और जो आप स्क्रीन पर अपने इन्फोग्राफिक में देख पा रहे हैं, जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपको पंजीकरण करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, करदाता का संविधान चाहिए, व्यापार स्थान जो भी आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, बैंक खाता की पासबुक चाहिए और प्राधिकरण फॉर्म जो भी आपको भरने के लिए जीएसटी फॉर्म है वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप दोस्तों कोई भी अपराधी होगा जो टैक्स का माना जाएगा, जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान कर रहा है, देय कर की राशि का 10% जिसमें से 10,000 मिनिमम राशि है उसका जुर्माना देना पड़ेगा। एक संकल्पित कर वंचन देखा गया वहाँ अपराधी को देय कर राशि का अगर आप जानबूझ करके टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो आपको 100% जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपने बाई मिस्टेक किसी कारणवश नहीं दिया है तो ये जुर्माना कर होगा 10%। दोस्तों, आज मैंने आपको जीएसटी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, आशा है आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा मैंने एक छोटी सी मीटिंग अपने बिजनेस रिगार्डिंग अटेंड की थी और वहाँ हमें जो समझाया गया है वो मैंने सोचा कि अपने जो भी चैनल के फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उन सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इतने सारा हवा बन गया पूरे देश में जीएसटी जीएसटी जीएसटी, समझ नहीं पा रहे लोग कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आशा है ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अगर आपको लगे कि ये इजी है और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।